वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार आपके सामने है वीडियो नंबर 31वां, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वीडियो नंबर 31वां जीएनएम फर्स्ट ईयर। और मेरा यह टारगेट है कि दिसंबर तक में फिनिश कर देना है फर्स्ट ईयर टोटल सब्जेक्ट का, सेकेंड ईयर का भी, और थर्ड ईयर का तो लगभग 2-4 क्लास और बाकी है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जनवरी एंड फरवरी में हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में जो लोग पीछे रह गए थे पढ़ाई में, वो रिवीजन में अपना क्लियर कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन को हम रिवीजन करवाएंगे। ओके, चलिए बाकी जो लोग अभी 2023 से 24 का है वेट कर रहे हैं, तो उनको अभी फरवरी तक वेट करना होगा। अभी वो आराम से ये सब चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए? तो चलिए आज हम लोग 30 नंबर और 31 नंबर का वीडियो शुरू करते हैं फंडामेंटल का। देखिए आपके सामने है, कहता है कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर के बारे में बताना है। ये प्रश्न इस बार यूपी में पूछा गया था 5 नंबर में। ठीक है, यूपी में पूछा गया था कि सेफ्टी मेजर के बारे में बताइए, मानक सुरक्षा सावधानियां के बारे में बताइए। समझ गए? मानक सुरक्षा सावधानियां क्या होता है इसके बारे में बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अस्पताल में सभी प्रकार के मरीज उपस्थित होते हैं, जानते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बिना संक्रमण वाला होता है, जैसे किसी का हड्डी टूटा है, किसी का पैर कट गया है, समझ गए? तो किसी का नॉर्मल फीवर है, तो और किसी कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो टीबी वाले होते हैं, संक्रमण होते हैं। तो अलग अलग सभी प्रकार के मरीज उपस्थित होते हैं। कुछ साधारण मरीज से ग्रसित तो कुछ संक्रामक बीमारी से ग्रसित, बिल्कुल है। कुछ सिंपल नॉर्मल बीमारी से और कुछ संक्रामक बीमारी से ग्रसित होते हैं, बात सही है। अस्पताल में संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीज द्वारा फैलने वाला संक्रमण, जिसे नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं। देखिए अब होता यह है कि अस्पताल में अगर कोई संक्रामक बीमारी के मरीज है और उससे अगर संक्रमण जो है फैलता है, तो उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं, अस्पताल में होने वाला संक्रमण कहते हैं। तो इन संक्रमणों की रोकथाम और बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मी व नर्सों द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है, उन्हें मानक सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं अस्पताल में। कोई कुछ साधारण होते हैं, कुछ संक्रामक होते हैं। अब जो संक्रामक मरीज होता है, तो उसको जो है हम एक कैसे जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे कि एक साधारण बीमारी के मरीज को जो है उससे संक्रामक न फैले, यानी एक से दूसरे में बीमारी न फैले, इससे क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। और यह सावधानियां कौन बरतता है? तो यह नर्स और जो है स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ये सावधानियां उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? इस संक्रामक नोजोकोमियल संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए। और इसमें जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है स्वास्थ्य कर्मी और नर्स के द्वारा, उन्हीं हम जो है मानक सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें आपका समझ गए चीज़ें को। चलिए अब देखिए, अस्पताल में मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को निम्न मानक सुरक्षात्मक सावधानियां पर ध्यान देना चाहिए। अब नर्स जो है अपने मानक सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रखेगी, ताकि वह जो है एक संक्रामक बीमारी को तो देखभाल उसे करना ही है। नर्स को तो भाई जहाँ ड्यूटी मिल जाएगा वहाँ ड्यूटी करना है, चाहे बीमारी संक्रामक हो चाहे असंक्रामक हो, लेकिन यहाँ तो ड्यूटी करना है। अब नर्स को या स्वास्थ्य कर्मी को ये ध्यान रखना है कि एक संक्रामक मरीज का जो संक्रमण है वह एक साधारण मरीज में न जाए, साधारण मरीज में प्रवेश न करे। तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां नर्स बरतेगी, चलिए इस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। और इसी सावधानियां बरतते हुए जो काम करेगी उसी को हम लोग मानक सावधानी कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे है, मरीज को छूने से पूर्व एवं पश्चात नर्स को अच्छी तरह से हाथ को धोना चाहिए। अब एक नर्स को चाहिए कि भाई अगर वह मानक सुरक्षा सावधानी का ध्यान में रखे, दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाए, तो सबसे पहले मरीज को छूने से पहले जो है नर्स को अच्छे से हाथ को धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है नर्स किसी संक्रामक मरीज के पास से आ रहा हो और उसी हाथे अगर किसी नॉर्मल मरीज को भी अगर छू दे तो वह संक्रमण फैल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी मरीज को छुए तो उससे पहले हाथ को धोना चाहिए नर्स को।
दूसरा है मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार कैप, मास्क, दस्ताना, गाउन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब मरीज के जो भी देखभाल करें, चाहे आप संक्रामक मरीज का देखभाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कैप पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दस्ताना पहनना चाहिए, गाउन पहनना चाहिए, और यह सब जो है संक्रमण से बचाता है, समझ गए। तीसरा पॉइंट है आपका कि मरीज की देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक, एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल रखना चाहिए। अब एसेप्टिक तकनीक का मतलब समझ रहे होंगे कि जिसमें बिल्कुल सूक्ष्म जीव जो है मुक्त हो, बिना कोई संक्रमण से जो है चीज़ें हो। तो मरीज की देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आगे है श्वसन मार्ग द्वारा फैलने वाली बीमारी से ग्रसित मरीज को खांसने छींकने के समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब नर्स को अपना भी ध्यान रखना है, मरीज को भी जो है बताना है कि कैसे क्या करना है, ताकि जो है वह और ज़्यादा संक्रमण से बच सके, समझ गए। तो नर्स को अगर कोई श्वसन मार्ग वाला मरीज है, श्वसन मार्ग द्वारा फैलने वाला कोई बीमारी है, तो वैसे मरीज अगर कोई छींके, खांसे, तो उस समय रुमाल जो है नाक पर रखने के लिए, मुंह पर रखने का शिक्षा देना चाहिए। ओके, आगे है नर्स को स्वयं भी खांसते छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नर्स खुद इन्फेक्टेड हो जाए, समझ गए। अस्पताल से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित परित्याग करना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे रोक क्या रहे हैं कि अस्पताल में एक भी ऐसा स्रोत जिससे संक्रमण एक दूसरे में न फैले, इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे उसी चीज़ को लिख रहे हैं। तो यह इन्फेक्शन कचरा से भी हो सकता है, एक से दूसरे व्यक्ति में, एक मरीज से दूसरे मरीज में भी हो सकता है, यहाँ तक कि नर्स के द्वारा भी किसी मरीज में जा सकता है। कैसे, तो मान गए संक्रामक मरीज के पास से नर्स आएगी और उसी हाथे जो है किसी दूसरे मरीज को छूने लगेगी, तो संक्रमण वहाँ चला जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अस्पताल से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको अच्छी तरीक़ा से, सुरक्षित तरीक़ा से डिस्पोज करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, समझ गए। मरीज की देखभाल द्वारा निकले कचरे, मतलब मरीज को जो देखभाल करते हैं उसमें जो भी कचरा निकलता है, जैसे आईवी सेट, सिरिंज, नीडल, कैथेटर आदि का कलर कोडिंग के अनुसार हम लोग डस्टबिन में डालेंगे, जिसे हम लोग बायोमेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं, समझ गए। मरीज की देखभाल के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण उपयुक्त रूप से विसंक्रमित होनी चाहिए। अब जो भी मरीज के देखभाल में हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो भी इक्विपमेंट का, वह बिल्कुल जो है विसंक्रमित होना चाहिए, मतलब एकदम साफ होनी चाहिए। ओके, मरीज के शरीर से निकले हुए जैविक द्रव मतलब बॉडी से निकले हुए तरल, जैसे बलगम हो गया, समझ गए, स्पूटम हो गया, वही चीज़ें होता है, समझ गए। उसके बाद जो है ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, समझ गए ना। तो ये सब रक्त उत्सर्जी पदार्थ को सुरक्षित रूप से हैंडल करना चाहिए, समझ गए ना। आगे है, क्योंकि एक संक्रामक मरीज से जो है शरीर से कुछ भी निकलता है वह संक्रमित ही रहता है। डिस्पोजेबल सामानों को एक बार उपयोग में लाने के बाद उचित निस्तारण करना चाहिए। अब जो सामान डिस्पोजल है उसको एक बार उपयोग में लाने के बाद उसे उचित निस्तारण करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। ओके, संक्रमित बीमारियों से ग्रसित मरीजों को आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन वार्ड में कर देना चाहिए, जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सकता है, सुरक्षा किया जा सकता है। मरीज के द्वारा होने वाली गंदी चादरों को साफ कर उनका रोगाणुनाशन करना चाहिए। उसके बाद किसी अन्य मरीज को उपयोग में लाने देना चाहिए। अब मान गए कोई मरीज चला गया बेड छोड़कर, समझ गए, या फिर हो सकता है डेथ हो गया, कुछ भी है, तो मरीज चला जाए तो उसके चादर को किसी दूसरे मरीज को नहीं देंगे, उसको चाहे मरीज उस पर एक दिन ही क्यों नहीं लेटा हो, उस चादर को साफ करवा देंगे। साफ करवाने के बाद उसे जो है विसंक्रमित करवाएंगे और तब जाके उसे जो है दूसरे मरीज को उपयोग में देंगे। ओके, 13 है नर्स को चाहिए कि मरीज की देखभाल करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मरीज के रक्त, दैहिक स्राव या उत्सर्जी पदार्थ के सीधे संपर्क में न आए।
अब एक मानक सुरक्षा सावधानी में ये भी होनी चाहिए कि उसे सुरक्षा का ख्याल रखना है। तो नर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि डायरेक्टली जो है ब्लड हाथ में लग जाए आपका, समझ गए? या कुछ भी उत्सर्जी पदार्थ मरीज का आपके बॉडी में टच हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए दस्ताना पहनिए, मास्क लगाइए, समझ गए? जिससे आपके बॉडी में टच ना हो कोई भी उत्सर्जी मल मूत्र, रक्त, पस वगैरह कुछ भी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, ओके? आगे का है यहाँ पे मरीज द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला सामान, जैसे यूरिनल जिसमें यूरिन त्यागता हो, बेड पेन, स्पूटम कप जिसमें बलगम खखार अपना रखता हो, आदि को अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एगो हंडा ला के रख दिए और उस रूम में सभी मरीज को इसी में जो है हम कह रहे हैं कि अपना बलगम स्पूटम इसी में फेंकिए, नहीं, सभी मरीज के लिए अलग अलग होना चाहिए, समझ गए? मरीज की यूनिट में मरीज से मिलने वालों की संख्या सीमित करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाहर से कोई और व्यक्ति आए मिलने, वह संक्रमण गंदगी लेते आए और वह संक्रमण फैलाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक व्यक्ति को सुरक्षा कर सकते हैं, मानक सुरक्षा के ध्यान में रख सकते हैं। और यही मानक सुरक्षा सावधानियाँ होता है जिसको सबको खास तौर पर स्वास्थ्यकर्मी नर्स को ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, ओके? तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, समझ गए? तो आपको इसमें से 15 में से मान गए 10 से आपको पढ़ अच्छे से याद रहेगा तो 10 को लिखिएगा। लेकिन लिखने के लिए तो आप कितना भी लिख सकते हैं कि कैसे-कैसे जो है हम सुरक्षा करेंगे ताकि मरीज को किसी और व्यक्ति को संक्रमण न हो, ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण रोकथाम हो। खुद को भी ध्यान रखना है, आस-पास के मरीजों को भी ध्यान रखना है, समझ गए? अस्पताल को कैसे जो है हम साफ-सुथरा रख सकें जिससे संक्रमण न हो, कम हो संभावना। तो यही तो मानक सुरक्षा सावधानी में आ जाएगा। तो यही हमारा होता है पहला प्रश्न समाप्त, ओके? अब यहाँ पे प्रश्न माय डियर आता है, अच्छा प्रश्न है। सपोसिटरीज मतलब गुदवर्ती, इसके उद्देश्य, प्रकार और प्रक्रिया लिखना है। अब ये सपोसिटरीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में पूछा जा सकता है कोई भी सपोसिटरीज के बारे में। तो चलिए हम लोग कोई भी एक सपोसिटरीज के बारे में अच्छे से जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर यह सपोसिटरीज होता क्या है, समझ गए? देखिए, सपोसिटरी कुछ नहीं होता है। सपोसिटरी जो होता है, मान गए कोई मुंह से दवा नहीं ले रहा है, समझ गए? कोई इंजेक्शन के थ्रू दवा उसको नहीं दे सकते हैं। तो ये सपोसिटरी जो है आपका योनि में या फिर गुद्दा के रास्ते, मतलब जहाँ से मल त्यागते हैं उस रास्ते से हम दवाई को डाल देते हैं। और ये सपोसिटरी एक ठोस रूप में होता है, समझ गए? आप लोग देखते भी होइएगा कि कुछ इस प्रकार से जो है आपके इस प्रकार से सपोसिटरीज बना होता है। कोई पेशेंट को दर्द हो, समझ गए, एनीमा देना हो, कुछ भी हो, यह ठोस रूप में सपोसिटरीज बना होता है, समझ गए? यह जो है छिद्र में डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। और यह चूँकि ठोस में होता है, लेकिन जैसे ही हम इस छिद्र में रखते हैं, चाहे वैजिनल में हो, चाहे वो आपका रेक्टल में हो, कहीं भी रखते हैं, धीरे धीरे यह ऑब्जर्व कर लिया जाता है, घुल जाता है, समझ गए? अवशोषण हो जाता है और धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ चला जाता है, फिर अपना ये प्रभाव दिखाता है। तो यही सपोसिटरीज होता है, हम आपको बताएंगे आगे। पहले देखिए सपोसिटरीज होता क्या है। माय डियर, गुदवर्ती सपोसिटरीज, सपोसिटरीज का मतलब होता है कि गुदवर्ती एक औषधीकृत कोन के आकार का या अंडाकार पिंड की तरह दिखाई देता है। अब देखिए, गुदवर्ती एक औषधीकृत होता है, जैसे मान गए यहाँ पे कोन के आकार का कह रहा है ना, मतलब इस टाइप से होता है, समझ गए? मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे होता है, समझ गए? ये ऐसे जो है आपके एक प्रकार से कहिए ना कि जो छोटे छोटे जो खल्ली होता है ना, खल्ली जो होता है लिखने वाला बोर्ड पे, वाइट कलर वाला, वही जो है उसी प्रकार से समझिए तो रहेगा। और जैसे ही आप खल्ली को पानी में रख दीजिए तो घुल जाएगा। उसी प्रकार से ये ठोस रूप में कोन के आकार में जैसे ऐसे जो है ये होता है, समझ गए? ऐसे ही होता है। तो ये होता है, समझ गए? और या तो फिर यह अंडाकार में भी होता है, पिंड के समान होता है। और यह मलाशय, रेक्टम और वैजिना में प्रवेश कराते हैं, मतलब रख देते हैं, अंदर जो है छिद्र में डाल देते हैं। और यह शरीर के तापमान से धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाता है, घुल जाता है। योनि में डालेंगे तो योनि में, और गुद्दा में डालेंगे तो गुद्दा में यह घुल जाता है, लेकिन होता है यह ठोस के आकार में पहले, समझ गए?
गुदवर्ती को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अब जो सपोसिटरीज होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दवाई दुकानदार जो है इसको क्या करता है, रेफ्रिजरेटर में रखता है, समझ गए, इंजेक्शन के तरह, क्योंकि यह अधिक तापमान से पिघल सकते हैं। बाहर अगर रखेगा अधिक तापमान मिलेगा तो वह क्या होगा, पिघल सकता है। उदाहरण के लिए ग्लिसरीन गुदवर्ती, देख लीजिए डल्कोलेक्स गुदवर्ती, ये सब गुदवर्ती होता है जो आपके आता है। और जो भी जैसे दर्द वाला है तो दर्द के लिए भी जो है यह कोन के आकार में बना हुआ आता है, जाकर आप दुकान में ले लीजिए। यह तब दिया जाता है जब मरीज मान गए अनकॉन्शियस है, मरीज मुंह से दवाई नहीं ले रहा है, समझ गए, उसको नस में भोंक नहीं सकते हैं, दिक्कत है, तो हम उसके भेजीना में, अगर फीमेल है तो भेजीना में, और मेल है तो उसके गुदवर्ती के मतलब गुद्दा के रास्ते डाल देंगे, और वह क्या होगा, धीरे धीरे अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और फिर उसका असर बॉडी में जाएगा। तो यही गुदवर्ती का काम होता है, समझ गए। चलिए समझ गए, आगे हम दिखाएंगे भी। अब यहाँ पे देख लीजिए एक गुदवर्ती, अब यहाँ पे देख लीजिए अगर फीमेल होगा, समझ गए ना, देख लीजिए ये छोटा सा जो आपको ये दिख रहा है ना आकृति, यही गुदवर्ती होता है, समझ गए। गुदवर्ती को हम लोग धीरे धीरे जो है मल द्वार, यही वाला है पुरुष है, तो इसी रास्ते जो है धीरे धीरे अंगुली के सहारे हम उसको क्या करते हैं, प्रेस कर कर के अंदर तक उसको डाल देते हैं, समझ गए। अगर फीमेल होगा तो योनि में इसी प्रकार से डाला जाएगा, समझ गए। तो ये वाला छोटा सा जो दिख रहा है यही सपोसिटरीज होता है। जो गन होता है ना, गन, गन में जो गोली लगता है ना, उसी गोली के आकृति के समझिए कोन्हा कोन कोन के रूप में यह होता है, समझ गए, ठोस रूप में, समझ गए। लेकिन यह जो है गलने वाला होता है, ऑब्जर्व होने वाला होता है। गुदवर्ती के प्रकार, अब मान अलग अलग जो है आपके गुदवर्ती जो सपोसिटरीज होता है अलग अलग हो सकता है, समझ गए। अलग अलग कहने का मतलब है कि जो सपोसिटरीज है वह रेक्टल सपोसिटरीज हो सकता है, मलाशय वाला। यह गुदवर्ती मलाशय में प्रवेश कराई जाती है, जैसे ग्लिसरीन गुदवर्ती, समझ गए, प्रोमिथाजिन या एस्प्रिन, समझ गए। अब ये एस्प्रिन का क्या काम होता है, प्रोमेथाजाइन का क्या काम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, समझ गए। एस्प्रिन को बहुत लोग दर्द में भी लेता है, समझ गए। यह ब्लड को जो है थिन भी, पतला भी करता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। मतलब देखिए वह रहता है एक दवाई ही, समझ गए, लेकिन वह ठोस के रूप में इस आकृति में बनाकर रखा जाता है ताकि उसको अंदर डालने में आसानी होगा, समझ गए। तो इसलिए ऐसा रहता है। बाकी जैसे हम अगर फीवर है पैरासीटामोल लेंगे तो फीवर कम जाएगा, दर्द भी कमेगा, तो उसी प्रकार से इसका भी पैरासीटामोल को अगर आएगा सपोसिटरीज में तो उसको हम गुद्दा गुद्दा में या भेजिनल में डाल देंगे तो वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो काम वही करेगा, लेकिन रास्ता सिर्फ अलग है, समझ गए। चलिए तो ये चीज़ समझ गए, याद रखिएगा। दूसरा है ये भेजिनल सपोसिटरीज, इससे इसे योनि में प्रवेश कराया जाता है। यह मलाशय गुदवर्ती से बड़ी होती है, मतलब ये सपोसिटरी जो भेजिनल वाला होता है यह बड़ा होता है गुद्दा मलाशय वाला से, समझ गए। इसका आकार रॉड, समझ गए, रॉड शेप में लंबा होता है। इसका उपयोग गाइनकोलॉजिकल संबंधित उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कैंडिडियासिस, समझ गए, कैंडिडियासिस। जैसे आप लोग को देखिएगा कि जैसे अगर किसी को वेजिनल अगर मान गए इन्फ्लामेशन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है और कहता है कि आप फीमेल को कि आप अपने भेजिना में इसको डालिएगा, तो वह एक सपोसिटरी के समान ही रहता है। वह भेजिना में डालने के बाद धीरे धीरे योनि में डालने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, विलीन हो जाता है, समझ गए, और काम दवाई के तरह ही असर करता है। तो योनि गुदवर्ती जो है मलाशय से बड़ा होता है, रड के समान, जिसका उपयोग गाइनकोलॉजिकल संबंधित उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कैंडिडियासिस, समझ गए। आगे चलिए, तीसरा है यूरेथ्रल सपोसिटरीज। यूरेथ्रल सपोसिटरीज का मतलब है कि इसे मूत्र मार्ग में प्रवेश कराया जाता है। यह पेंसिल के आकार का होता है। इसका उपयोग सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा जो है यूरेथ्रल सपोसिटरीज का मतलब है कि जो मूत्र मार्ग होता है फीमेल का, मेल का। अब मान गया किसी मेल का पेनिस जो है प्रॉब्लम है, पेनिस में अगर उसे पेनिस अगर इरेक्टाइल मतलब तनाव में कमी आ रहा है पेनिस में, तो क्या होगा कि वैसे मरीजों को यह यूरेथ्रल सपोसिटरीज डालकर उससे जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को
कम किया जाता है, मतलब उसके तनाव को लाया जाता है, समझ गए। तो यह सीवियर इरेक्टाइल ईडी के उपचार में किया जाता है और यह सीवियर कंडीशन में होता है, जो आपके सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड मरीज होगा, जिसका अगर पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो पाता होगा, सीवियर कंडीशन होगा, तो उसे यूरेथ्रल सपोसिटरीज के जरिए जो है उसका उपचार किया जाता है, तनाव लाया जाता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे आ गया हमारा उद्देश्य, पर्पज। अब इन सभी जो भी हम लोग तीनों प्रकार देखे हैं, सपोसिटरीज देखे हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, यह क्यों जो है अलग अलग तरीके से सब में डाला जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो माय डियर, उद्देश्य यही होता है, अगर किसी को डायरिया हुआ है, अतिसार, तो उससे बचाने के लिए, मलाशय में अगर कोई संक्रमण है तो उससे बचाने के लिए, मलाशय को प्रदाह को रोकने के लिए, समझ गए, श्लेष्मीय स्राव को बढ़ाने हेतु, श्लेष्मा जो स्राव है उसको बढ़ाने के लिए। तो यही कुछ उद्देश्य है, साथ में दर्द उर्द के लिए, मतलब अलग अलग सपोसिटरीज आता है, हर एक रंग का सपोसिटरीज आता है। जो भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, दर्द के लिए तो दर्द के लिए भी आता होगा, समझ गए, सब चीज़ के लिए आता है। तो आपको वही लिखना है कि दर्द से राहत के लिए, उपचार के लिए, संक्रमण के लिए, समझ गए, प्रदाह के लिए, श्लेष्मीय स्राव बढ़ाने के लिए। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब यह प्रोसेस कैसे होता है देख लीजिए, जान लीजिए कि यह सपोसिटरीज कैसे डालते हैं। सर्वप्रथम मरीज को बताएं कि हम सपोसिटरीज आपको डालने वाले हैं मलाशय से या फिर भेजिना से। ओके, मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करें एवं वाम पार्श्व स्थिति में जो है बाएं पार्श्व स्थिति में लिटाना चाहिए, समझ गए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। 3 दस्ताने आप खुद पहन ले, गुदवर्ती का पैकेट खोले एवं गुदवर्ती को दाहिने हाथ की उंगली से पकड़े, समझ गए। अब गुदवर्ती का पैकेट खोले दस्ताने पहनने के बाद, गुदवर्ती जो है उसको आप दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़े, चूँकि वह कोन्हा आकार में होता है, समझ गए, तो इसलिए उसको पकड़ना पीछे से आसान होगा। बाएं हाथ से नितंबों को अलग करके गुदवर्ती को अंदर प्रवेश कराए। जैसे किसी का गुदवर्ती ऐसे ही नहीं होता है, गुद्दा मतलब 2 कूल्हा होता है, एक ऊपर एक दोनों साइड में, बीच में जो है उसका द्वार होता है मलाशय का। तो दोनों साइड से नितंब को, जो हिप होता है, उस हिप को, क्या बटक जो होता है उसको, दोनों को अलग करेंगे और बाएं हाथ से जो है गुदवर्ती को, नितंब को अलग करेंगे और फिर जो दाहिने हाथ में जो गुदवर्ती रखे हैं सपोसिटरी, उसको अंदर प्रवेश कराएंगे। छठे पोजीशन है, जैसे ही गुदवर्ती बाह्य संवर्णी पेशी एक्सटर्नल एस्फिंक्टर को पार करे, उसे तर्जनी अंगुली से आगे बढ़ाकर आंतरिक संवर्णी पेशी इंटरनल एस्फिंक्टर के पार करा दे। अब सबसे पहला, मान गए आप गुद्दे के रास्ते से आप जो है सपोसिटरी डाल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जैसे ही अंडर डालिएगा तो एक पोजीशन आएगा जहाँ पे आपका जो है स्किन बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा सपोसिटरी अंदर चला जाएगा। लेकिन उस जो एक्सटर्नल एस्फिंक्टर है, जो बाहर के तरफ से बंद होता है, उसके अंदर जैसे ही पार हो जाएगा तो तर्जनी अंगुली, बीच वाला जो अंगुली है, उससे जो है हम लोग उससे आगे बढ़ाते हुए इंटरनल एस्फिंक्टर को भी पार करा देंगे, समझ गए। गुदवर्ती मल पदार्थ के बीच में न होकर मलाशय की भित्ति के समीप स्थित हो, क्योंकि गुदवर्ती की आंतरीय भित्ति पर ही क्रिया होती है। अब गुदवर्ती जो डालेंगे वह मल पदार्थ में नहीं डालकर मलाशय के भित्ति के आसपास डालेंगे, क्योंकि अगर मल में डालिएगा तो मल में ऑब्जर्व हो जाएगा, फिर आपका जो भित्ति है, आंत है, आंत का जो भित्ति है या फिर जो मलाशय का भित्ति है, उस पर कोई असर नहीं होगा, फिर वह इफेक्टिव नहीं होगा। तो वह आसपास मलाशय के भित्ति के रहेगा, तब जाके वह जो है अपना क्रिया दिखाएगा, समझ गए। 8वां पॉइंट है, मरीज को कहे कि वह गुदवर्ती को लगभग 20 से 30 मिनट या और अधिक रोक कर रखे, समझ गए। गुदवर्ती को कम से कम 20 से 30 मिनट तक रोक कर रखे। यदि मरीज को असुविधा हो तो उससे जोर न दे, समझ गए। अगर मरीज को इससे असुविधा हो तो ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा सपोसिटरीज होता है। सपोसिटरी डालना बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मरीज को बताना पड़ता है, फिर आरामदायक स्थिति दे यानी करवट लेटा दे,
फिर दस्ताने आप पहन ले खुद, फिर गुदवर्ती का पैकेट खोले और दाहिने हाथ के उंगली से पकड़े, फिर बाएं हाथ से दोनों नितंबों को अलग करें और फिर सपोसिटरी को धीरे धीरे अंदर डालें। पहले जो इंस्पेक्टर है बाहर वाला उसको पार करा दे, फिर तर्जनी उंगली से धीरे धीरे अंदर की तरफ उसे ठेल कर मतलब अंदर प्रेस करके इंटरनल मतलब उसके आंतरिक अंदर में भी जो इंस्पेक्टर रहता है उसको भी पार करा दे। और उसको पार कराने के बाद जो है आप ये देखें कि मल में यह न फंसना चाहिए गुदवर्ती, यह जो है मलाशय के भित्ति के आसपास हो ताकि आंत पर प्रभाव डाले, यह अपना ऑब्जर्व करे, तभी तो फायदा होगा ना। मरीज को कहे कि गुदवर्ती को 20 से 30 मिनट रोक कर या इससे अधिक रखें और ये प्रोसेस को जो है अगर असुविधा हो मरीज को तो ज़बरदस्ती न करे कि हाँ ये चीज़ें आपको डालेंगे ही डालेंगे, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका सपोसिटरी समाप्त होता है। सपोसिटरीज का उद्देश्य सब चीज़ मैंने बता दिया, अब आप लोग देखिए। ओके, एक छोटा सा प्रश्न आता है बट 5 नंबर में पूछता है बैरियर नर्सिंग के बारे में। तो चलिए बैरियर नर्सिंग के बारे में आपको हम समझाते हैं। बैरियर नर्सिंग इसी को हम लोग अवरोधक नर्सिंग भी कहते हैं, समझ गए, अवरोधक नर्सिंग कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा शब्द बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग एक प्रकार की नर्सिंग देखभाल की विधि है। देखिए बैरियर नर्सिंग जो है एक प्रकार का नर्सिंग देखभाल की विधि है। ओके, जो गंभीर संक्रमण से ग्रसित मरीज के साथ उपयोग में ली जाती है, इसे बेड साइड आइसोलेशन भी कहते हैं। देखिए बैरियर नर्सिंग जो होता है यह एक प्रकार की नर्सिंग देखभाल की विधि है, मेथड है। ओके, जो गंभीर संक्रमण से ग्रसित मरीजों के साथ उपयोग में इस लिया जाता है, इसे बेड साइड आइसोलेशन भी कहते हैं। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संक्रमित रोगी तथा अन्य रोगी एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य पार संक्रमण क्रॉस इन्फेक्शन में अवरोध यानी पैदा करना यानी रोकना। देखिए बैरियर नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो संक्रमित रोगी है और संक्रमित रोगी तथा अन्य रोगी जो एक नॉर्मल रोगी है साथ में अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में क्रॉस इन्फेक्शन मतलब एक से दूसरे में न हो इन्फेक्शन, इसको रोकना अवरोध करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, समझ गए बैरियर नर्सिंग का। इस विधि में नर्स सावधानी हेतु गाउन, ग्लव्स, मास्क, स्क्रीन एवं सख्त संक्रमण रहित तकनीक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का प्रयोग करती है और यही बैरियर नर्सिंग होता है। तो देखिए बैरियर नर्सिंग का मतलब ये होता है कि नर्स के द्वारा किया गया प्रयास जो नर्स के साथ साथ दूसरे मरीज को और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बीच में क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचाया जाए, रोका जाए, वही जो है बैरियर नर्सिंग होता है, समझ गए। तो बैरियर नर्सिंग में यही चीज़ें होता है, इसका उद्देश्य होता है कि एक संक्रमित मरीज है, साथ में कोई नॉर्मल मरीज है और अन्य भी स्टाफ है हेल्थ स्वास्थ्य का, इन सबके बीच में क्रॉस इन्फेक्शन, चूँकि क्रॉस इन्फेक्शन जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलना, पार संक्रमण, तो यह संक्रमण की रोकथाम अवरोध पैदा किया जा सके जिसमें एक से दूसरे में न फैले, और इसके लिए जो नर्स है वह गाउन का प्रयोग करती है, ग्लव्स का, मास्क का, स्क्रीन का यानी पर्दा का, और यही सब जो है तकनीक जो है इन सब में हम लोग सख्त रहित स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का प्रयोग होता है संक्रमण क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और यही हमारा बैरियर नर्सिंग होता है, समझ गए। इसे बेड साइड आइसोलेशन भी कहते हैं। अब इसे बेड साइड आइसोलेशन का मतलब है कि जैसे एक हॉल है उसमें 50 बेड लगा हुआ है मरीज के लिए, लेकिन सभी बेड का पर्सनल अपना पर्दा होता है, समझ गए, अपना घेरावा होता है, बेड अलग अलग दूरी पर सही दूरी पर करके रखे जाते हैं, एक दूसरे के बीच में नज़दीकियाँ ज़्यादा नहीं रहता है जिससे संक्रमण एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन न फैले, तो इसीलिए इसे बेड साइड आइसोलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस बेड पर मरीज होता है उसी बेड को एक प्रकार से रूम के तरीके से बना दिया जाता है जिसमें चारों साइड से पर्दा भी रहता है, समझ गए, मरीज के लिए अपना सब चीज़ होता है। उस मरीज को जो है उस मरीज को अगर देखभाल करना हो तो उसके लिए नर्स जो है गाउन, ग्लव्स, मास्क और स्क्रीन ये सब का उपयोग करती है जो बिल्कुल सख्त संक्रमण रहित होता है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक वाला होता है, और उसी को हम लोग बैरियर नर्सिंग कहते हैं, समझ गए। तो बैरियर नर्सिंग एक प्रकार से देखभाल करने की विधि है जिसमें उन सारे विधियों का इस्तेमाल किया जाता है नर्स के द्वारा जो दूसरे मरीज, स्वास्थ्यकर्मी तथा खुद को भी जो है
क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके, अवरोध किया जा सके, अवरोध पैदा किया जा सके, और वही जो है बैरियर नर्सिंग होता है। चीज़ों को समझ गए? और उसके लिए यहाँ पे कौन कौन सावधानी है यहाँ पे पता है, समझ गए? तो ये सारा चीज़ बैरियर नर्सिंग के बारे में आपको बता दिए। आप जो भी लोग हैं डियर स्टूडेंट, आपसे 5 नंबर में बैरियर पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अब ऊपर मैंने टोटल हिंदी बता दिया तीनों प्रश्न का। तीनों प्रश्न का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप आराम से इसको जो है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों प्रश्न का इंग्लिश मैंने यहाँ पे एक साथ दे रखा है, एक साथ ऊपर टोटल हिंदी दे रखा है, नीचे टोटल एक साथ यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा आप, तब तक के लिए धन्यवाद।